नमस्कार दोस्तों। आज 26 सितंबर है और आज का द हिंदू हम फिर से विश्लेषित करेंगे और क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम जानते तो सब हैं पर मानता कोई नहीं है। जैसे आप जब साइकिल चलाते हैं तो जब आप शुरुआत में साइकिल चलाते हैं तो बहुत ही संभल के चलाते हैं या बहुत ही केयर करके चलाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे। दो पहियों पे खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे। ये दो पहियों का बैलेंस कैसे बनेगा, पहले तो यही समझ में नहीं आता है। फिर आप किसी भी तरीके से चलाने लगते हैं और धीरे धीरे आप उसमें माहिर हो जाते हैं। तब आप अपने मन मुताबिक उस साइकिल को या उस कार को या उस मोटरसाइकिल को, जो भी आपने चलाना शुरू किया है, आप उसे बहुत अच्छे से चला पाते हैं, अपने मन मुताबिक चला पाते हैं। अति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चे आजकल करते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर सामान्यतः बहुत अच्छे से चला लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मोड़ लेते हैं और अपने हिसाब से उसका संतुलन बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप लगातार पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपको घबराहट होगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप लगातार पढ़ेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग मोड़ना शुरू कर देंगे, कोरिलेट करना शुरू कर देंगे, है ना। यही चीज़ लागू होती है आंसर राइटिंग में। जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको शुरुआत में बहुत ही दिक्कत होगी। शुरुआत में लगेगा कि पता नहीं क्या लिखूंगा, कैसे शुरू करूंगा। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर लिखना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ एक ही आंसर को कई तरीके से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम चलते हैं द हिंदू की तरफ। आज जो पहली न्यूज है वो है वेरी प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन इंडिया गेटिंग यूएनएससी वीटो। अब जो है हम बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमें यूएनएससी वीटो पावर का अधिकार मिलना ही चाहिए, है ना। इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रसिया ने कहा है कि ब्राज़ील प्लस इंडिया को दोनों को अस्थायी सीट मिलनी चाहिए। बाइडेन ने भी कहा है कि इंडिया को अस्थायी सीट मिलना चाहिए। हम एक G4 भी बना के रखें, ग्रुप 4 जिसे कहते हैं, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और इंडिया शामिल है। इनको मिलना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए, या इसमें लोगों की भूमिकाएं या देशों की भूमिकाएं अन्य देशों को भी मिलनी चाहिए। जो परमानेंट 5 मेंबर हैं उनमें विस्तार किया जाना चाहिए, या अस्थाई मेंबर्स में और अस्थाई मेंबर्स दोनों में विस्तार किया जाना चाहिए। इसकी बात जोरों से चल रही है। तो आपको ये जानना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्यों बनाया गया था और इसके कार्य क्या हैं, है ना। तो आपको ये जानना है, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 6 में बिहार प्लान न्यू एकेडमीज टू प्रमोट सुरजापुरी बज्जिका टैलेंट्स, है ना। ये दो स्थानीय भाषाएं हैं, स्थानीय बोलियां हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए एकेडमीज शुरू कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं इसके लिए, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं, सुरजापुरी और बज्जिका। बज्जिका का नाम आपने सुना भी होगा शायद, सुरजापुरी का नाम शायद ना सुना हो। तो ये दोनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप इम्पोर्टेंट बोलोगे कि क्या है, तो ये जो नाम है ये सुरजापुरी क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स से भी मिलता जुलता एक है, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अभी 4 शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शामिल किया गया है ना, संविधान
मतलब अनुसूचित जनजाति के रूप में नए शामिल किए गए हैं। तो इसलिए हो सकता है कि मिक्स करके 4-5 नाम दे दे और उनमें से कह दे कि इनमें से अलग कौन है। तो सूरजापुरी का ज़रूर ध्यान रखें, ये मे बी पीसीएस में पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए ये इसी तरीके से पूछा जाएगा कि सूरजापुरी जैसे एक बार उन्होंने ये दिया था कि जो चिकनकारी है ना, चिकनकारी है या चिकन का संबंध निम्न में से किससे है, ऐसे इन्वर्टेड कोमा करके चिकन का संबंध निम्न में से किससे है। तो वस्त्र के साथ जैसे वस्त्र बुनाई से, इस तरीके की चीज़ें ऑप्शन दी थी, तो उसी तरीके से मे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला की बात है ना, सॉफ्ट पावर द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। यहाँ पे सॉफ्ट पावर की बात जो की गई है, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक की बात नहीं कही है। यहाँ पे खेलों को मुख्य तौर पे गेम्स को फोकस किया गया है, और उसमें भी ओलंपिक है, ओलंपिक को मेनली फोकस किया गया है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ओलंपिक के में आज से कुछ दिन पहले तक या 10-20 साल पहले तक चीन की भी हालत भारत के जैसे ही रहती थी, पर आज आप इस खेलों के क्षेत्र में चीन का दबदबा शुरू हो चुका है। तो यह एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी उभरता है ना। जब हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में चीन का दबदबा आता है, तो इसका मतलब है कि हम काफ़ी समृद्ध हो रहे हैं और अपने क्षेत्र में या अपने जो जनता है उनके बीच काफ़ी दबाव या एक तरीके से काफ़ी प्रोत्साहन उनको मिल रहा है, जिसके कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देखिएगा कि भारत को क्या करने की आवश्यकता है, और भारत टॉर्टोइज लाइक वॉक, मतलब कछुए की चाल में चल रहा है, इसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, हमारे पास एक आ जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, नीरज चोपड़ा ने एक स्वर्ण जीत लिया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, पर एवरेज देखें हम 1.25 अरब या 1.5 अरब के बीच में आबादी है और हमारे पास एक स्वर्ण आता है ना। तो इसी पे बात की गई है। इसके बाद एक ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अभी तक हम लोग गुट निरपेक्षता की नीति या इस तरीके की नीतियां अपनाते थे कि हम इधर बात करेंगे तो इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे तो इधर नहीं करेंगे, पर अभी जो है भारत ने एक अलग तरीके का रुख अपनाया है। अभी वो क्वाड में भी है और एससीओ में भी, ब्रिक्स में भी है और I2U2 में भी। तो इस तरीके से जो भारत है वो सभी पक्षों को साध रहा है, या ये कहिए कि मौके का फायदा उठा रहा है। चूंकि हर देश या हर गुट भारत के बिना अपने आप को अधूरा समझ रहे हैं अभी। ये कारण क्या है? भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, सामरिक तौर पर मजबूत है, स्थिर सरकार है। तो ये सारी चीजों के कारण, और एक बड़ा बाजार है। ठीक है, तो इन चीजों के कारण अभी जो भारत है वो सभी को साधते हुए चल रहा है, और इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसके बाद है इंडिया इंक नीड्स ए न्यूरो डाइवर्स वर्कप्लेस। न्यूरो डाइवर्स वर्कप्लेस, अभी 2 शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। 2 शब्द हैं, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। इंक्लूजन मतलब समावेशन, हिंदी में समावेशन कहते हैं। समावेशन का अर्थ होता है लोगों को शामिल करना या एक उचित अनुपात में शामिल करना, है ना। जैसे हमने बहुत सुना होगा वित्तीय समावेशन, है ना। वित्तीय समावेशन की बात बहुत सुनी होगी। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो आय है उसका उचित तरीके से बंटवारा हो, ताकि जो नीचे वाला तबका है उन्हें भी आर्थिक रूप से उसका लाभ मिले। तो इसे वित्तीय समावेशन कहते हैं। अब इंक्लूजन का मतलब है किसी भी क्षेत्र में लोगों का उचित समावेशन, है ना, उचित समावेशन और विविधतापूर्ण होना। यहाँ पे बात की
की जा रही है न्यूरो डाइवर्स, मतलब मानसिक रूप से जो कुछ डिजीज हैं उन लोगों को भी किसी संस्था में शामिल किया जाना चाहिए, है ना, शामिल किया जाना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं अभी आपको कि स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा आपने। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, जो व्हील चेयर पे बैठे रहते थे, चेहरा मुड़ा होता था और वो सिर्फ सोचते थे और उसके बारे में वो प्रिंट होता रहता था या वो छपता रहता था। और इन्होंने कई ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाया। इन्हें विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता रहा जब तक ये जिंदा रहे। भारत में यदि आप स्टीफन हॉकिंग का नाम नहीं सुने हैं तो आप प्लीज़ जाके चेक करिए। स्टीफन हॉकिंग को आप देख के यह कहेंगे कि यह एक विक्षिप्त सा जीव है या विक्षिप्त सा प्राणी है। भारत में यदि वैसा होता तो हम उसे मान्यता देने की तो बात छोड़ दीजिए, शायद वो जीवित भी नहीं रह पाता। तो इसी के बारे में बात की गई कि अब हमारे समाज को जागरूक होना चाहिए और सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, ना, इसी पे बात की गई है। ठीक है, इसके बाद है शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न, है ना। मॉनसून जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। एल नीना और ला नीना, ये जो 3 साल एल नीना का इफेक्ट लगातार है, इसके बारे में बात की गई है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो पैटर्न है वो बहुत तेज़ी से बदला है या बहुत तेज़ी से शिफ्ट हुआ है। आपने देखा होगा कहीं बाढ़ की अधिकता है तो कहीं सूखे की अधिकता है ना। तो ये मानसून का पैटर्न क्यों बदला है, इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है वो तो जलवायु परिवर्तन है। बाकी एक मैंने टर्म बताया था गाइया हाइपोथेसिस। देख लीजिएगा, गाइया हाइपोथेसिस, शायद मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ मे बी। तो गाइया हाइपोथेसिस एक ये है, इस थ्योरी में ये है कि पृथ्वी जब उसे लगेगा कि ये क्षेत्र हमारा बीमार पड़ रहा है तो उसके अनुकूल इस क्षेत्र को बनाना शुरू कर देगी। ये क्षेत्र हमारा कमज़ोर पड़ रहा है तो उसके अनुकूल इस क्षेत्र को वो बनाना शुरू कर देगी। और इसी को गाइया हाइपोथेसिस में कहा जाता है कि पृथ्वी एक जीव की तरह व्यवहार करती है, एक जीव की तरह व्यवहार करती है और अपने किसी भी क्षेत्र में कमी हो रही है या कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो बात करती है, मतलब उसके लिए बदलाव लाती है। और इसे ही गाइया हाइपोथेसिस का नाम दिया गया है। इसमें भी मॉनसून पैटर्न में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, पर यहाँ पे अल नीना और ला नीनो की बात की गई है तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ या मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप गाइया हाइपोथेसिस ज़रूर पढ़ लें। उसमें से ये हो सकता है, मेरे वीडियोस भी हैं इस पे, वीडियो एक बनाया है मैंने, उसे ज़रूर देख लें। उसमें ये हो सकता है कि पृथ्वी अपने संतुलन, जो हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के साथ जो खिलवाड़ किया है, क्लाइमेट के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसको संतुलित करने के लिए ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लें। ला नीना क्या होता है, अल नीनो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लें। और अल नीनो और ला नीना के बारे में भी मैंने बताया है तो वो भी देख लें। और इससे कैसे भारतीय मानसून प्रभावित होता है इसके बारे में भी जान लें, बहुत आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।